हाँ बच्चों, देखिए अब रचना के आधार पे वाक्य भेद में क्या होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक। सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य वही होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, जो आपने अभी पहले पढ़ा है। एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है ना। तो जैसे अब उदाहरण में देखिए, वर्षा हो रही है, तो वर्षा जो है जिसके बारे में बात हो रही है, वर्षा क्या है? ये उद्देश्य है। हो रही जो क्रिया है वो विधेय है, तो ये सरल वाक्य है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन करता है, उसके बारे में बात हो रही कि वो पतंग उड़ा रहा है, तो ये विधेय हो गया और ये उद्देश्य हो गया। ये कर्ता हो गया और ये क्रिया है उसकी, तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो बच्चे उद्देश्य है और कर्ता है, और मैदान में खेल रहे हैं उनका विधेय है और वो क्रिया है। राम खाना खाकर सो गया, इसमें राम उद्देश्य है और इधर विधेय है। वह फलों के लिए बाजार गया, वह इसमें कर्ता है और उद्देश्य है, और वो उसके बारे में बात हो रही है कि फल लेने बाजार गया है, तो ये विधेय है और उसकी क्रिया भी है इसमें। तो ये आपके सरल वाक्य हैं। ठीक। अब इसमें ये है, इसमें वर्षा, मोहन, बच्चे, राम वह उद्देश्य है और बाकी बात विधेय है। अब आता है आपका संयुक्त वाक्य। आप ध्यान से देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या है? संयुक्त का अर्थ ही जोड़ना होता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ, है ना। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जोड़ना। तो इससे पता चल रहा है कि जहाँ पे 2 या 2 से अधिक वाक्य जोड़ने होते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा है? जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। कितने वाक्य जुड़े होते हैं? 2 या 2 से अधिक। और कैसे वाक्य होते हैं? वो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। और किन से जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय से। अब आप सोचेंगे अव्यय क्या है? बहुत से बच्चों को नहीं अभी इस चीज़ की ध्यान होगा कि अव्यय क्या होते हैं। इसमें गलतियाँ करते हैं आप लोग। तो अब अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द हैं जो कहीं भी प्रयोग होते हैं, किसी भी परिस्थिति में वाक्य में प्रयोग होने पर उनमें कोई बदलाव नहीं आता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी मान लें जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो। चाहे हम वाक्य में कहीं भी, चाहे हम बहुवचन के साथ उनको यूज़ करें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ यूज़ करें, चाहे पुल्लिंग के साथ यूज़ करें, चाहे एक वचन में यूज़ करें, हर जगह वो एक ही जैसे रहते हैं। जैसे क्या क्या है? और, परंतु, या, इसलिए, तो, अतः इत्यादि, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय हैं। और का हम कहीं भी दूसरी रूप नहीं बदलते, चाहे हम बहुवचन में यूज़ करें चाहे एक वचन में। परंतु ये सब शब्द जो हैं ये अव्यय हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। इनको हम कहीं भी नहीं बदलते, ये अविकारी शब्द होते हैं। और कुछ शब्द विकारी होते हैं। विकारी क्या होते हैं? आपको पता होगा, आपने पढ़ा है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब विकारी शब्द हैं। पढ़ा है आपने 7th में। संज्ञा जैसे अब मान लीजिए हमने एक लिया बच्चा, बच्चा संज्ञा है। ठीक। तो हमने कहा बच्चा खेल रहा है। एक उदाहरण देखिए आप, बच्चा खेल रहा है, तो खेल रहा है एक वचन में, बच्चा भी एक वचन में, तो बच्चा संज्ञा एक वचन में लगी। अगर हम उसी को बहुवचन में चेंज कर दें, बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे क्या हो गया? बहुवचन हो गया। और बच्चा जो संज्ञा है वो भी बहुवचन में चेंज हो गई, बच्चे हो गया, वो हो गया ना। यानी संज्ञा क्या है? विकारी है, उसमें परिवर्तन हो गया, लिंग के वचन के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है। लड़का, लड़की, ये भी संज्ञा है, तो जहाँ पे हम पुल्लिंग यूज़ करेंगे, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, दोनों लड़का लड़की संज्ञा है और दोनों बदल गए लिंग के हिसाब से। तो इसलिए संज्ञा, सर्वनाम, ये सब विकारी शब्द हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं लिंग और वचन के अनुसार। और जो ये होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ये कभी परिवर्तित नहीं होते, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग करें। अब आता है स्वतंत्र उपवाक्य। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? कि जो हम 2 या 2 से अधिक वाक्य जोड़ते हैं वो अपने आप में अलग अलग स्वतंत्र होते हैं, यानी वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। स्वतंत्र का मतलब अपने आप में पूर्ण होते हैं, और अलग अलग भी अगर हम उनको लिखें तो उनका अपना अर्थ निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ निकलता है। ये नहीं लगता है कि हम उसको लिख रहे हैं तो उसके साथ कुछ छूट गया है, ऐसा नहीं लगता उनके साथ। वो अगर हम अलग भी उनको लिखते हैं तो वो पूर्ण वाक्य होते हैं, लेकिन जब हम संयुक्त में उनको बदलते हैं तो हम और लगा के उन दोनों को जोड़ देते हैं। समझ में आया? जैसे उदाहरण से आप समझेंगे। इसका उदाहरण देखिए आप। उदाहरण देखिए आप,
पहला उदाहरण है, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अब माँ बाजार गई एक स्वतंत्र उपवाक्य है और सब्जियां लेकर आई क्या है, एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो अगर हम माँ बाजार गई लिख दिया हमने खाली और ये सब कुछ नहीं लिखा तो भी हमारा एक पूर्ण अर्थ निकल रहा, पूरा अर्थ निकल रहा ना इससे। ये स्वतंत्र उपवाक्य है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। माँ बाजार गई, ये पूर्ण वाक्य हमको, अगर हम इसको अकेले भी लिखें तो हमको ये नहीं लग रहा है कि इसके साथ कुछ और लिखा जाएगा, यही अधूरा लगेगा, अधूरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है जो अपने आप में पूर्ण है। इसी तरह सब्जियां लेकर आई, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य और पूर्ण अर्थ वाला वाक्य है। लेकिन हमें क्यों इनको संयुक्त में बदलना है, तो संयुक्त में बदलना है तो हमने और का यूज़ कर लिया, बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का यूज़ कर लिया और हमने इस उपवाक्य को और इस स्वतंत्र उपवाक्य को, दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बना दिया और का समुच्चय बोधक का यूज़ कर दिया। तो इसलिए कहा गया है कि स्वतंत्र उपवाक्य, इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये अलग अलग अपने पूर्ण अर्थ देते हैं, इसलिए इनको स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। अब दूसरा है, आप खाना खाएं और आराम करें। अब हमने आप खाना खाएं एक स्वतंत्र उपवाक्य है और आराम करें भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है, दोनों का अपना अलग अलग पूर्ण अर्थ भी है और दोनों को जोड़ के संयुक्त वाक्य बना दिया और का प्रयोग करके। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, इसमें या जो समुच्चय बोधक अव्यय है। राम बीमार है, ये एक अपने आप में पूर्ण वाक्य है। स्कूल नहीं गया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा तो इसलिए हमने समुच्चय बोधक लगा दिया। देखिए ये इसलिए और या ये सब कहीं भी परिवर्तित नहीं होते। विद्यार्थी परिश्रमी होता है, ये एक स्वतंत्र उपवाक्य है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, लेकिन हमने उसको दोनों को मिलाया तो लगा दिया, तो समुच्चय बोधक अव्यय है, अवश्य सफल होता है। विद्यार्थी परिश्रमी होता है, अवश्य सफल होता है, अगर परिश्रमी होता है सफल होता है, ठीक है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य इस तरह से बनता है। अब संयुक्त वाक्य की पहचान देखिए आप लोग क्या होती है, तब आप लोग इसी में गलतियाँ करते हो। संयुक्त वाक्य अगर आपको छांटने को दे दिया जाए कि इसमें संयुक्त वाक्य क्या है, अगर कई सारे वाक्य दे दें और कहें इसमें संयुक्त वाक्य क्या, तो आप कैसे पहचानेंगे? दो उपवाक्यों के बीच में समानाधिकरण संबंध होता है, समझ गए? यानी जैसे अभी आपने ये उदाहरण देखा ना, माँ बाजार गई, यानी ये एक उपवाक्य है और सब्जियां लेकर आई, ये अलग एक उपवाक्य है। तो इनका समानाधिकरण माने क्या होता है? समान अधिकार वाले वाक्य, यानी इसके पास भी अपना पूरा अधिकार है, पूरा अर्थ है, और इसके पास भी अपना अलग से पूरा अधिकार है। यानी कि समान अधिकार मतलब कि पूरा अर्थ ही अपना अलग है इसका और इसका पूरा अर्थ अलग है, यानी पूर्ण वाक्य हैं ये। इनके साथ कोई वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको संयुक्त वाक्य नहीं बनाना हो तो आप समझिए ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं, इनके साथ कोई और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको वाक्य पढ़ के ही पता चल जाएगा कि ये समान अधिकार है इनके पास, यानी कि अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं, अलग अलग भी। दूसरा है, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक मुखिया स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुखिया मतलब कि ये भी अपने आप में मुखिया और ये भी अपने वाक्य में मुखिया, यानी कि ये भी एक पूरा वाक्य है और ये भी एक पूरा वाक्य है। ऐसा नहीं लग रहा है इनको अगर अकेले लिखा जाए कि अधूरा, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक। तीसरा, उपवाक्य होते हुए भी उन्हें पूर्ण अर्थ का बोध होता है। दोनों उपवाक्य बन जाते हैं, यहाँ जोड़ने पे तो दोनों उपवाक्य बन गए, लेकिन इनका पढ़िए तो इनका पूर्ण अर्थ निकलता अपने आप में भी, ठीक, समझ में आ गया। तो ये है इनकी पहचान, इसलिए आप इनको ध्यान से समझिए। मिश्र वाक्य आता है, अब इसको भी आप ध्यान दे के समझिएगा। मिश्र माने क्या होता है? मिला हुआ। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मुख्य उपवाक्य होता है और जो और अन्य उपवाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, यानी वो अधूरे होते हैं। अगर उनके साथ मुख्य उपवाक्य ना मिलाया जाए तो वो अधूरे रहेंगे, इसलिए वो मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। इसमें देखिए मिश्र वाक्य के उपवाक्य में क्या लगता है? कि, जैसा, तैसा, जो, वह, जब तक, क्योंकि आदि, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। मिश्र वाक्य में जोड़ने के लिए क्या यूज़ होता है? उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जैसा, तैसा, कि, जो, वह, जब तक, क्योंकि, ये सब। इनको हम कहते हैं व्याधिकरण योजक चिन्ह। क्या कहते हैं हम? व्याधिकरण योजक चिन्ह कहते हैं हम इनको। समझ में आया? व्याधिकरण माने जानते हैं क्या होता है? इंग्लिश में डिपेंडेंट। व्याधिकरण का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट, यानी जो आश्रित होते हैं वाक्य वो डिपेंडेंट होते हैं ना मुख्य उपवाक्य पे, इसलिए ये वाले व्याधिकरण योजक जोड़े जाते हैं, जो जिससे पता चलता है कि आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पे डिपेंड है।
उदाहरण से आप इसको समझिए। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। समझ में आया? अब इसमें आप ध्यान से पढ़िए। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। बिजली चली गई, अगर हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो हमें बिजली चली गई मेन सेंटेंस लग रहा है ना। बिजली चली गई यहाँ पे हमारा मुख्य उपवाक्य है। बिजली क्यों चली गई, कैसे, कब चली गई? जैसे ही शाम हुई। यानी जो हमारा मुख्य उपवाक्य है वो बिजली चली गई, यानी हम बिजली चली गई। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी लग रहा है कि ये मुख्य वाक्य है। और कब चली गई? जैसे ही शाम हुई। तो ये आश्रित उपवाक्य है। शाम हुई क्या है? आश्रित उपवाक्य। और जैसे क्या चीज़ है? जैसे आपका व्यधिकरण योजक चिन्ह है, व्यधिकरण योजक है ये। समझ में आया? जैसे ही। और शाम हुई, शाम हुई खाली लिखेंगे तो अधूरा है ना, तो इसलिए इसका मतलब आश्रित उपवाक्य है। बिजली चली गई पूरा मुख्य उपवाक्य है। तो ये आश्रित उपवाक्य इस पे डिपेंडेंट है, तो इसके लिए हम जैसे का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका उदाहरण, जब राम आया तब श्याम चला गया। श्याम कब चला गया? जब राम आया। हम क्वेश्चन निकाल के अगर इसको समझेंगे ना, क्वेश्चन बना लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन मुख्य वाक्य उपवाक्य है और कौन आश्रित उपवाक्य। तब श्याम चला गया, कब चला गया? जब राम आया। तब श्याम चला गया ये मुख्य उपवाक्य है, और राम आया आश्रित उपवाक्य है। जो ये आश्रित उपवाक्य इस मुख्य उपवाक्य पे डिपेंड है, इसलिए हमने इसके साथ व्यधिकरण योजक क्या लगाया? जब और तब। जब राम आया तब श्याम चला गया। तो इस तरह से जब प्रयोग होता है ना, जब, तब, जैसा, तैसा, की, है ना, और क्योंकि, ये सब आपका जो, सो, तो ये सब आपका क्या है? मिश्र उपवाक्य के चिन्ह है। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये मिश्र उपवाक्य है। तीसरा देखिए आप, अब तीसरा उदाहरण क्या है इसका? उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने। अब ये जो जिसने काले जूते पहने हैं, जिसने तो आपका योजक चिन्ह हो गया व्यधिकरण। काले जूते पहने ये आपका आश्रित उपवाक्य है, और मुख्य उपवाक्य है लड़के को बुलाओ। उस लड़के को बुलाओ। उस लड़के को बुलाओ आपका क्या है? मुख्य उपवाक्य है। ये पूरा है ना, मुख्य उपवाक्य पूरा। और काले जूते पहने ये अधूरा है, यानी ये आश्रित उपवाक्य इसके ऊपर डिपेंड है। जिसने, जिसने आपका योजक चिन्ह है। फिर है आपका, जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। धूल उड़ने लगी ये आपका मुख्य उपवाक्य है। कब उड़ने लगी? आंधी आई, जब आंधी आई। तो आंधी आई खाली छोटा सा आश्रित उपवाक्य है। आंधी आई, आंधी आई तो अधूरा लग रहा है ना देखने में। धूल उड़ने लगी ये मुख्य उपवाक्य है, और आंधी आई आपका आश्रित उपवाक्य है। और जब और तो योजक चिन्ह लग गए हैं, योजक शब्द। ठीक है, तो जब, तो, इस तरह के जहाँ भी आपको लिखे हों ये इसकी पहचानने का तरीका है। जब, तो, जब, तब, जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, क्योंकि, कि, ये सब आपका मिश्र उपवाक्य के योजक चिन्ह है। और ये व्यधिकरण है चिन्ह कहलाते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी बताते हैं। डिपेंडेंसी यानी एक आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पे डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से आपका ये वाक्य हो गया। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ वाक्य दूंगी फिर, तो उसका आप परिवर्तन करना भी सिखाऊंगी।